कि नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप ये आपके 9वीं क्लास का दूसरा चैप्टर है और ये आपका ज्योग्राफी है। हम इसमें वही बात करेंगे जो हमारे यूपीएससी, बीपीएससी और या किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। और इसमें हम ऐसे हर छोटे छोटे फैक्ट्स पे बात करेंगे जो शायद आपके डाउट्स में आ सकते हैं। तो इसके पहले लाइन को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, लाइन को गौर से देखिएगा, ये सिर्फ रीडिंग नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जहाँ जहाँ रहते हैं और वहाँ जो पाई जाने वाली जो धरातल की जो विशेषताएं हैं आप उससे परिचित होंगे। आपको ये पता होगा कि आप जहाँ रह रहे हैं वो पहाड़ी है या मैदानी है, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है, वहाँ किस प्रकार की नदियों का प्रवाह है। तो इस बातों को आपको पहले से पता होगा। आगे देखते हैं। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। ये काफ़ी अंडरलाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं, जैसे पर्वत भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पठार भी है तथा द्वीप समूह भी है। अगर भारत के द्वीप समूह की बात करते हैं तो भारत के मुख्य रूप से दो प्रकार के द्वीप समूह हैं। एक आपके बंगाल की खाड़ी में है, दूसरा आपका अरब सागर में है। आगे देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की अलग अलग जो विशेषताओं को आप देखते हैं, जैसे आप क्या देखते हैं, हिमालय को देखते हैं, फिर दक्षिण में क्या देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को देखते हैं, फिर आप उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में क्या देखते हैं, पूर्वांचल को देखते हैं, फिर पश्चिमी वाले क्षेत्र में क्या देखते हैं, गुजरात को देखते हैं, फिर राजस्थान का थार डिजर्ट देखते हैं। उसके बाद भारत के जो उत्तरी भारत है, मुख्य रूप से जहाँ आपका बिहार का क्षेत्र है, जो आपका यूपी का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, झारखंड, वहाँ आपका मैदान का विकास है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की अलग अलग विशेषताएं हैं। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसे हमारे पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है, और ऐसा माना जाता था कि वो अस्थिर है। लेकिन हाल के दिनों में जो भूकंप आया, इससे हमारे मन में जो विचार चल रही थी वो कहीं ना कहीं गलत ठहरता है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय को पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो आपका नया में हुआ है। नया का मतलब ये मत समझ लीजिए कल निर्माण हुआ है, नहीं, लाखों वर्ष हो गए हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले यहाँ ऊंचे शिखर देखने को मिलेंगे। आपको क्या देखने को यहाँ मिलते हैं? ऊंचे शिखर। यहाँ क्या देखने को मिलते हैं? गहरी घाटियाँ देखने को मिलती हैं। साथ में आपको तेज बहने वाली नदियाँ भी देखने को मिल रही है। तो इस बात को हमेशा गौर में हमें रखना है। ठीक। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं चौड़ी घाटियों से बने। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से हुआ। क्योंकि आपको पहले से पता है कि जब नदियों के जल आगे बहती है तो वो सिर्फ अकेले नहीं बहती है, उसके साथ काफ़ी सेगमेंट्स आगे बढ़ते रहते हैं, यानी छोटे छोटे जो अवशेष बढ़ते रहते हैं। जैसे आप मिट्टी के कण ले लीजिए, आप गोलार्ध ले लीजिए, आप पत्थर ले लीजिए। ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, अपने इस टॉपिक को यानी इस दूसरे टॉपिक को समझने के लिए हम यानी पूरे भारत के अलग अलग भू आकृतिक विशेषताओं को समझने के लिए हम क्या करेंगे, भारत को 6 अलग अलग भागों में बांट देंगे। ठीक है। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता। फर्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा, उत्तरी मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पांचवा, तटीय मैदान। छठा, द्वीप समूह। यानी हमारी 6 विशेषताएं हैं। इस 6 विशेषताओं के आधार पर हम किसको समझेंगे? भारत के अलग अलग क्षेत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा पहला टॉपिक क्या है? हिमालय पर्वत। इसको देखते हैं। ठीक। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला, यानी पहले भी बता चुके हैं। यानी जो हिमालय है, हिमालय क्या आपका युवा है। यानी युवा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसकी ऊंची ऊंची चोटी है, साथ में
ऊंची ऊंची चोटी के साथ आपके क्या है, एक ढाल भी है, एक बड़ा बड़ा ढाल है। ऐसे देख लीजिए, ऐसे समझ सकते हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। अब जब चोटियां, अगर यहाँ चोटियां, अगर आपको चोटियां ऊंची ऊंची नजर आएगी तो यहाँ ढाल भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स होंगे, वास्तव में होंगे, तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ठीक, ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसका विस्तार आप कहां से कहां तक देख रहे हैं, ऐसे। यानी एक और आपकी सिंधु नदी है, दूसरी आपकी कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इस बात को हमें समझने होंगे। देखिए हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यहाँ एक सब इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या, असम। असम का मतलब असम राज्य मत समझ लीजिए, ठीक। असम का अर्थ ये होता है कि जो हिमालय की जो अवस्थिति है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि आपको पता है बाबू कि अगर हिमालय नहीं होता तो भारत की विशेषताएं कुछ अलग होती। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो साइबेरिया वाले क्षेत्र से या जो मंगोलिया वाले क्षेत्र से जो आने वाली जो हवाएं होती हैं, हिमालय क्या करता है, उसके लिए अवरोधक का काम करता है। अगर बाई द वे हिमालय नहीं होता तो जिस इतिहास को आज हम पढ़ते हैं, अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं या मुगलों के बारे में पढ़ते हैं या आप अलग अलग राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा आपको पढ़ने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो विदेशी भारत में इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि भारत की आर्थिक समृद्धि काफ़ी ज़्यादा थी। ये सब क्यों संभव हो पाया? हिमालय की उपस्थिति के कारण, ठीक। और साथ में इसकी जो लंबाई कितनी है, तो लंबाई आपकी इसकी 2400 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। एक और बात, ये आपका अर्धवृत्त है। कैसा आपका है? अर्धवृत्त है, ठीक। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसकी जो चौड़ाई है, किसकी बात कर रहे हैं? हिमालय की चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो इसकी कश्मीर वाले क्षेत्र में ज़्यादा है और अरुणाचल में आपके कम हो जाते हैं। आगे देख लीजिए, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ऊंचाई में विविधता देखने हैं तो आपको कहाँ जाने होंगे? हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में जाने होंगे। आगे देखिए, अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भाग में बांट सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप हिमालय को समझना चाहते हैं तो हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं? आप 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यानी हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको हिमालय को समझना है तो हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं? आप 3 भागों में आप बांट सकते हैं। देखिए 3 भागों में आप कैसे बांटेंगे? देखिए, ये पहला हो गया, इसे क्या बोल सकते हैं आप? महान हिमालय। आप क्या कह सकते हैं? आप इसे महान हिमालय कह सकते हैं या आंतरिक हिमालय कह सकते हैं, ठीक है। इसके दूसरे वाले भाग को क्या कह सकते हैं आप? निम्न हिमालय। क्या कह सकते हैं आप? निम्न हिमालय। और तीसरे वाले भाग को आप क्या कह सकते हैं? शिवालिक। क्या कह सकते हैं? याद रखिए, हमने आपको ये कहा, इसको आप क्या कह सकते हैं? महान हिमालय। दूसरे को आप निम्न हिमालय या हिमाचल भी कह सकते हैं। और तीसरे को क्या कह सकते हैं? शिवालिक। तो कोई भी पूछे हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन है? शिवालिक, ठीक। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के मुख्य शिखर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस हम महान हिमालय के बारे में बात करें, जिस हिमाद्री हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है आपकी? 6000 मीटर, ठीक। और विश्व की जितनी भी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है, साथ में हिमालय की जितनी भी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है, सब आपके कहीं ना कहीं महान हिमालय का भाग है। यहाँ कुछ हमारे पास दिए गए, उसको देख सकते हैं। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वो आपकी नेपाल में उसकी अवस्थिति है। जैसे कंचनजुंगा ले लीजिए, मकालू ले लीजिए, धौलागिरी ले लीजिए। उसके बाद और देख सकते हैं, नंगा पर्वत देख सकते हैं, अन्नपूर्णा देख सकते हैं, नंदा देवी देख सकते हैं, कामेट देख सकते हैं, नामचा बड़वा देख सकते हैं और साथ में गुरुला मंधाता देख सकते हैं। ये सारे किसके भाग है? ये सारे हिमालय के भाग है। इस बात को याद रखने होंगे आपको। आगे देखिए, असमित है हिमालय के इस भाग का ग्रेनाइट का बना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप महान हिमालय की बात करते तो महान हिमालय किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का। किसका बना हुआ? आपका ग्रेनाइट का बना हुआ। ये हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर महान हिमालय की बात करें तो यहाँ हमेशा आपके बर्फ़ ही बर्फ़ रहते हैं।
और साथ में यहाँ पे कई हिमानियाँ निकलती हैं। हिमानी का अर्थ होता है कि ऐसी नदियाँ जो बर्फ़ों की नदियाँ हों। आगे देखिए, तो आपके होमवर्क क्या है, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताइए। दूसरा, भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। इस बातों को आप थोड़ा कर लेंगे, इसको थोड़ा कर लीजिएगा होमवर्क में। आगे देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस हम महान हिमालय की बात करते हैं, महान हिमालय के जैसे आप नीचे आएंगे, वो कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है? आपका कहीं ना कहीं निम्न हिमालय, मीन्स हिमाचल हिमालय के नाम से जाना था। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ जो निर्माण हुए, यहाँ जो आपके अलग अलग चट्टानों के जो अवशेष पाए जाते हैं वे आपके क्या है, अधिक संपीड़ित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ काफ़ी दबाव पड़ा हुआ है। ठीक, इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ आपको जितने भी श्रृंखलाएं मिलेंगी, यहाँ आपको जितनी भी आपको चोटियाँ मिलेगी, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है आपकी? 3700 मीटर से लेकर कहीं ना कहीं 4500 मीटर के बीच में है। साथ में इसकी चौड़ाई आपको कितनी मिल रही है? 50 किलोमीटर। आगे देखिए, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कहने का मतलब ये हुआ, इसी हिमाचल हिमालय के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपके जो पीर पंजाल है बाबू, वो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। साथ में इसमें जो आपके धौलाधर श्रृंखला है, और साथ में जो आपकी महाभारत श्रृंखला है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें ध्यान में रखने होंगे। आगे देखें, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ भी स्थित है। साथ में एक और हम बात कर लेते हैं, जो कश्मीर की घाटी है और साथ में हिमाचल के जो कांगड़ा है, साथ में जो कुल्लू की घाटियाँ हैं, वे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, एक और बात, इस क्षेत्र को आप पहाड़ी नगरों के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये पर्यटक को काफ़ी आकर्षित करता है। आगे देखते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर है, जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला आपकी कौन है? शिवालिक है। ठीक, इसकी चौड़ाई आपकी कितनी है? 10 से लेकर 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई कितनी है? 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शिवालिक का जो निर्माण हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो हिमालय से नदियां निकल के आ रही है, हिमालय से, कहने का मतलब ये हुआ कि निम्न हिमालय से जो नदियां निकल के आ रही है, उनके द्वारा जो अवशेष लाए गए हैं, जो अवसाद लाए गए हैं, उनसे इसके निर्माण हुए हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ आपको ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? बजरी पाए जाते हैं, और साथ में जलोढ़ की मोटी परत पाई जा रही है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ प्रसिद्ध दून कौन है? देहरादून है, कोटली दून है और पाटली दून है। देखिए, दून क्या होता है? दून का मतलब ये होता है, पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ मेरे पास जगह है। जैसे 2 पहाड़, ठीक, और यहाँ भी 2 पहाड़ मान लीजिए, ठीक, और यहाँ के जो बीच के जो भाग होंगे उसको हम क्या कहेंगे? दून कहेंगे। क्या कहेंगे? हम इसे दून कहेंगे, दून। ठीक, तो कौन कौन से प्रसिद्ध दून है आपके? देहरादून है, कोटली दून है, और आपका कौन है? पाटली दून है। ठीक, देखिए, यहाँ हम थोड़ा मैप भी देख सकते हैं। मैप थोड़ा देख लीजिए। सब यहाँ अगर आप मैप देखते हैं तो मैप को थोड़ा देख सकते हैं। सबसे ऊपर में क्या आपका है? काराकोरम है, उसके नीचे क्या है? लद्दाख श्रेणी है, उसके नीचे आपका कौन है? जास्कर श्रेणी है। ठीक, सबसे नीचे आपको शिवालिक भी नज़र आ रहा होगा। देखिए, ये सारे मैप, अगर आप ज्योग्राफी को मैप बेसिस पढ़ते हैं तो आपको शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ, एक तो आप अभी जो चीज़ों को समझ रहे थे वो आपको एक सामान्य से हिमालय को समझने के लिए, लेकिन आप हिमालय को अगर समझना चाहें तो इसे आप क्या कर सकते हैं?
क्षेत्रों के आधार पे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पे किया गया है। इनका निर्माण कैसे किया गया है? दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र पड़ते हैं उनके आधार पे किया गया है। उदाहरण के लिए सिंधु एवं सतलज, कौन सी नदी आपकी है? सिंधु एवं सतलज के बीच स्थित हिमालय के भाग को आप क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। क्या कह रहे हैं आप? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं आप। ठीक, यानी सतलज एवं सिंधु के बीच में जो हिमालय का जो भाग है उसे आप क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। साथ में अगर इसे और थोड़ा तोड़ें तो इसे हम कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी क्या करते हैं? इन्हें जानते हैं। आगे, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो साथ में जो सतलज और काली नदी के बीच में है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय। ठीक, आगे, काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दो नदियों के बीच में जो हिमालय का जो विस्तार है उसके आधार पे हम हिमालय को अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप पढ़ें, जब लिखें तो इस आधार पे भी क्या कर सकते हैं? हिमालय का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, तो बात सही है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें ये पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, साथ में एक और बात ये कहा जा रहा है कि जो भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल। क्या कहते हैं? पूर्वांचल। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। यानी जो जिस पूर्वांचल की हमारे में बात कर रहे हैं वे गुजरती कहाँ से? उत्तरी पूर्वी राज्य से गुजरती है, तथा मजबूत बलुआ पत्थरों तथा अवसादी सेल से बनी हुई है। साथ में इनका निर्माण किससे हुआ है? तो मजबूत बलुआ पत्थर और साथ में अवसादी सेल से हुआ है। ठीक, ये घने जंगलों से ढकी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ आपको जंगल काफ़ी नजर आएंगे। साथ में आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा बारिश आपकी कहाँ होती है? मेघालय में, मानिसराम और चेरापूंजी। और किस पहाड़ में होती है? गारो खासी जयंतिया। वो भी किसका भाग है? पूर्वांचल का ही भाग है। ठीक, पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। यानी इतना आपका किस में आता है? कहीं ना कहीं आपके पूर्वांचल वाली पहाड़ी में शामिल है। एक और बात, इससे ज़्यादा विस्तार आप और आगे पढ़ेंगे जब आप 11वीं क्लास में जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसका विस्तार और आप ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है इसलिए इसके पूरे वीडियो के एक साथ नहीं बना सकते। तो बहुत जल्द हम नए वीडियो लेकर आएंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक और बात, जब इस चैप्टर को आप पढ़ें तो मैप के सहारे पढ़ें। क्या करें? मैप के सहारे, क्योंकि आप जितने बार पढ़ेंगे उतना बार आपके दिमाग में टॉपिक जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग।